एपिसोड शुरू होता है और देखते हैं कि ताइकजिन आइडन को अपने ट्रक के पास लेकर आया था। ताइकजिन कहता है कि तुम इसे अपने मेंशन में कैसे लेकर जाओगे, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि सब लोग चिल्लाना शुरू कर देंगे। आइडन मुस्कुराते हुए कहता है तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, मेरे पास रास्ता है। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं, आइडन ताइकजिन को पिंजरे में बंद करके ले जा रहा था और उसके पीछे ट्रक भी आ रहा था और सब लोग बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे कि ड्यूक ने आखिरकार मॉन्स्टर को पकड़ लिया। और ताइकजिन को देखते हैं जिसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिरकार चल क्या रहा है। फिर हम वो वक्त देखते हैं जब आइडन ने ताइकजिन से कहा था कि वो कोई डील करना चाहता है। डिया सोचने लगती है अरे नहीं सर, ताइकबे तो वैसा ही चेहरा बना रहे जब उन्होंने तब बनाया था जब मैंने उन्हें हायर करने के लिए कहा था। क्या होगा अगर सर ताइकबे बहुत गुस्सा हो गए और वो ग्रैंड ड्यूक को भी सुनाने लगे तो? अगर ऐसा हुआ तो सच में इस बार ग्रैंड ड्यूक सच में हमारा सर कलम कर देंगे। वो फालतू में परेशान हो ही रही थी। तभी ताइकजिन कहता है कि बताओ तुम्हें क्या कहना है। आइडन कहता है कि सबसे पहली बात जो लेडी ने कही है वो आधी सही है और आधी गलत है। ऐसा नहीं है कि नॉबल्स डायरेक्टली सेंटेंस से नहीं मिल सकते हैं। हालांकि बात बस इतनी सी है कि वो जब मर्जी हो तब नहीं मिल सकते। सेंटेंस मुश्किल से किसी इवेंट में आती है, वरना तो वो ज्यादातर दुनिया से कटी रहती है। आधे साल बाद एम्पायर के अंदर एक बड़ा फाउंडेशन डे होने वाला है। उस वक्त मैं तुम्हें सेंटेंस से मिला दूंगा, लेकिन तब तक के तुम्हें इसी मेंशन में रुकना पड़ेगा। मैं तुम्हें इस बात का भरोसा दिलाता हूँ, ये ऑफर तुम्हारे लिए बेहतरीन है। ताइकजिन कहता है तो तुम्हें बदले में क्या चाहिए? आइडन कहता है कि वो सामान जो कि तुम अपनी दुनिया से लेकर आए हो। ताइकजिन सोचने लगता है कि मैंने अफवाहों से सुना है कि मेरे ट्रक में जो सामान है उसको लेकर ग्रैंड ड्यूक बहुत क्यूरियस है। हालांकि ये जो सेंटेंस के बारे में बातें कर रहे हैं मुझे वो बकवास लग रही है, लेकिन पता नहीं कब तक मैं इस दुनिया में अटका रहूंगा और मेरे पास कोई पैसे भी नहीं है। ताइकजिन को अपनी सिचुएशन के बारे में अच्छे से पता है, इसलिए वो कहता है ठीक है कॉन्ट्रैक्ट लेकर आओ। लेकिन ताइकजिन को तो इस दुनिया की भाषा आती ही नहीं थी कि इसमें क्या लिखा हुआ है। फिर वो जल्दी से अपने पास से एक पेन निकालता है और इसे कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देता है। लेकिन पेन को देखकर आइडन बहुत क्यूरियस हो जाता है और कहता है वो ऑब्जेक्ट मुझे दो। आइडन पेन को चेक करने लगता है और डिया सोच रही थी कि अब मुझे क्या करना चाहिए। सर ताइकबे सेंटेंस से मिलेंगे और अपनी दुनिया में वापस चले जाएंगे, लेकिन फिर मेरा क्या होगा? लेकिन तभी ताइकजिन कहता है कि डिया तुम भी यहीं पर रुक रही हो। वो आइडन से कहता है कि उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं, वो रुक सकती है ना? आइडन कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। डिया कहती है कि अब मैं सच में यहाँ पर रुक सकती हूँ। ताइकजिन कहता है कि मैंने तुमसे कहा ना तो तुम यहाँ पर रुक सकती हो। फिर हम प्रेजेंट टाइम में आते हैं। आइडन ताइकजिन से कहता है कि वो लड़की तुम्हारे लिए काफी स्पेशल लगती है। तभी ताइकजिन बताने लगता है कि मेरी एक बेटी थी और वो मेरी आंखों का तारा थी। अगर वो बड़ी हो गई होती तो इस वक्त वो डिया की उम्र की होती। और बेचारी डिया बहुत ज्यादा अच्छे दिल की है, हमेशा सबसे माफी मांगती रहती है। और ताइकजिन सोचने लगता है कि इन्होंने कहा अगर वो बड़ी हो गई होती, इसका क्या मतलब है? फिर देखते हैं वो लोग पहुंच गए थे। नाइट ताइकजिन को बाहर निकालता है और उससे शुक्रिया भी बोलता है। ताइकजिन उसकी बहुत तारीफ करने लगता है और आइडन सोच रहा था ये मुझे तो इस तरह से नहीं ट्रीट करता। लेकिन उन लोगों की नजर गेट के पास पड़ती है। कोई गार्ड्स के ऊपर बहुत ज्यादा चिल्ला रहा था। फिर हम एक दिन पहले देखते हैं जब आइडन पैलेस की तरफ रवाना हो गया था। गार्ड बातें करने लगते हम लोग को क्या करना चाहिए, हम लोग ग्रैंड ड्यूक के रास्ते में नहीं आ सकते। एक गार्ड कहता है ऑल राइट हमारा काम खत्म हो गया, लेकिन अगले ही सीन में उसे डांट पड़ रही थी। बैरन चिल्लाते हुए कह रहा था कि आखिर तुम लोगों का प्राइड कहाँ पर चला गया, जल्दी से जाकर उस लड़की को ढूंढो। एक गार्ड बताता है कि वो ग्रैंड ड्यूक के विला में चली गई है, इसलिए हम उसे नहीं पकड़ सकते। और बैरन को देखते हैं जो ये खबर सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और पैलेस की तरफ निकल जाता है। और जाते हुए सोच रहा था जब मैंने सुना था वो भाग गई है तो मैं काफी शॉक हो गया था, लेकिन लगता है कि वो अपने होश में आ चुकी है। उसे रियलाइज हो गया है कि वो बस मेरी मुट्ठी में है। वो ग्रैंड ड्यूक को सेड्यूस करेगी, उसके बाद उससे शादी कर लेगी और ग्रैंड ड्यूक की सारी संपत्ति मेरे हाथ में होगी। दूसरी तरफ अपने ग्रैंड ड्यूक यानी आइडन को देखते हैं, उसे तो शादी की खबर ही नहीं थी। प्रेजेंट टाइम देखते हैं। बैरन कहता है कि मैं आपको अपनी बेटी की शादी का रिश्ता भेजने वाला था, लेकिन लगता है मेरी बेटी से इंतजार नहीं हो रहा था, इसलिए वो खुद आपके विला में पहुंच गई। अब आइडन को समझ आ जाता है कि उस वक्त डिया उसी के बारे में बात कर रही थी। फिर वो बैरन से कहता लगता है तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, मेरा कोई इरादा नहीं है तुम्हारी बेटी से शादी करने का। बैरन कहता है कि क्या कहा, लेकिन मैंने सुना कि आपने उसे अपने विला में आने दिया। आइडन उसे गुस्से से घूरने लगता है, लेकिन उसे समझ नहीं आता वो क्या जवाब दे। बैरन आगे कहता है कि मैंने सुना कि आप शादी करने में देरी कर रहे हैं, तो क्या ये ज्यादा बेहतर नहीं रहेगा कि कोई ऐसी लड़की हो जो कि आपकी
मुट्ठी में हो। आप जब चाहे जैसे चाहे उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बस उसे मारिएगा मत। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने उसे बड़े नाजों से पाला है, लेकिन बस मुझे बदले में आपसे एक छोटा सा फेवर चाहिए था। लेकिन तभी ताइक जिन आकर कहता है अब मैं और नहीं सुन सकता, क्या तुम डिया के डैड हो? बैरन कहता है कि तुम कौन हो? ताइक जिन कहता है इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। एक बात है जो कि मैं सीधा तुम्हारे चेहरे पर कहना चाहता हूँ, और मैं तुम्हें एक और बात बता सकता हूँ, ये लिटिल ड्यूक भले ही रूड हो सकता है लेकिन ये बुरा इंसान नहीं है। आखिर तुम अपनी बच्ची के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम तो पेरेंट कहलाने के लायक भी नहीं हो। क्या तुम्हारे पेरेंट्स ने भी तुम्हें यही सिखाया? बैरन कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? दूसरी तरफ डिया को देखते हैं जो कि जाते हुए सोच रही थी सर ताइक और ग्रैंड ड्यूक तो आज जल्दी उठकर चले गए। बटलर कहता है गुड मॉर्निंग मिस, क्या पिछली रात आपने अच्छे से आराम करा? डिया कहती है कि बिल्कुल बटलर, वैसे पूछने के लिए आपका शुक्रिया। बटलर कहता है कि मुझे याद आया अगर आप विला में रुकी हुई हैं तो आपको एक पर्सनल मेड की जरूरत होगी। फिर वो मेड को बुलाकर कहता है अब से तुम मिस डिया की देखभाल करने वाली हो। डिया मना करने जा रही थी, तभी मेड कहती है वाह मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, आप मुझे डेजी बुला सकती हैं। डिया झुककर कहती है कि तुमसे भी मिलकर अच्छा लगा डेजी, और झुककर कहती है फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं। डिया और ज्यादा झुक जाती है, लेकिन तभी डेजी तो उल्टे ही खड़े हो जाती है। अब डिया उससे नहीं जीत सकती। तभी डिया बात बदलते हुए कहती है क्या मैं बाहर जा सकती हूँ फ्रेश एयर लेने के लिए? डेजी कहती है तो फिर चलिए मैं आपको बढ़िया सा फाउंटेन दिखा कर आती हूँ। फिर डिया को देखते चलते चलते उसकी हालत खराब हो गई थी, क्योंकि ये पैलेस उसकी उम्मीद से भी ज्यादा बड़ा था। डेजी उसे फाउंटेन दिखा रही थी, लेकिन तभी डिया को आवाज आती है और वो वहाँ से भाग जाती है और सोचने लगती है मुझे लगता है मैंने जो देखा वो सही था, आखिर फादर यहाँ पर क्या कर रहे हैं? देखते हैं कि बैरन ने ताइजिन का कॉलर पकड़ लिया था। ताइजिन कहता है क्या तुमने मेरा कॉलर पकड़ा? और वो आइडन से कहता है कि जल्दी से पुलिस बुला कर लाओ, और आइडन तो अपनी तलवार निकालने के लिए तैयार हो गया था। आइडन को देखकर बैरन ताइजिन को दूर फेंक देता और कहता मैं समझ गया आप मेरी बेटी से शादी नहीं करना चाहते, अगर ऐसी बात है तो मैं उसको वापस ले जाता हूँ। आइडन कहता है अनफॉर्चुनेटली तुम उसे वापस नहीं ले जा सकते। बैरन कहता है लेकिन क्यों नहीं ले जा सकता? आइडन कहता है क्योंकि मैंने उसे हायर कर लिया है। ये बात सुनकर तो डिया भी शॉक हो जाती है, बेचारी बीवी बनने आई थी मेड बन गई। बैरन कहता है ऐसा नहीं हो सकता, फर्क नहीं पड़ता आप ग्रैंड ड्यूक है लेकिन आप मेरी बेटी। तभी आइडन उसके गले पर तलवार रखकर कहता है क्या मुझे अपनी बात को दोहराने की जरूरत है? देखते हैं अगले ही सीन में बैरन दुम दबाकर वहाँ से भाग गया था। तभी डिया आकर आइडन से कहती है आपने जो कहा क्या वो बात सच थी योर ग्रेस? ताइजिन तो बहुत ज्यादा घबराने लगता है कि कहीं डिया ने सब कुछ देख तो नहीं लिया। तभी आइडन डिया से कहता है कि मुझे बस इतना लगा कि तुम्हारे बिना उस आदमी को काबू में रखना मुश्किल होगा। और डिया सोचने लगती है क्या बस इतना ही सा कारण था? अब जब मैं इस बारे में सोच रही हूँ तो इसी कारण की वजह से मैं मैनर से भाग पाई हूँ और ग्रैंड ड्यूक के विला तक पहुँची। इन सब के लिए सर ताइकबे का शुक्रिया, मैं तो वरना कुछ भी ना कर पाती। फिर वो ताइकजिन से कहती है कि मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं आपकी मदद करना चाहती थी लेकिन आपके एहसान तले दबती जा रही हूँ। मेरे फादर ने आपके साथ इतनी बदतमीजी करी, ऐसा लग रहा है कि मैं आपके बोझ तले दब गई हूँ। लेकिन तभी ताइकजिन उसे जोर की फिंगर फ्लिक लगाता है और कहता है अपने बारे में ऐसा सोचना बंद करो, तुम कोई बोझ नहीं हो बल्कि तुम्हारी वजह से मुझे कोरिया वापस जाने का रास्ता मिल पाया है। अंत में बस इतनी बात याद रखना कि तुमने सबसे इम्पोर्टेंट रोल निभाया है, इसीलिए खुद पर इतना बोझ लेने की जरूरत नहीं है। मेरा मतलब तुम बस एक स्टूडेंट हो और स्टूडेंट को पता है क्या करना चाहिए, अच्छे से खाना चाहिए और मजे करने चाहिए। खैर चलो चलते हैं, तुम्हारा वो मेड वाला कॉन्ट्रैक्ट भी तो बनवाना है। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं, डिया लाइब्रेरी आई थी और कहती है वाह कितनी बड़ी लाइब्रेरी है। देखते हैं उसने आइडन से पूछा था क्या मैं लाइब्रेरी में जा सकती हूँ? आइडन ने कहा था क्या तुम लाइब्रेरी में भी काम करना चाहती हो? और देखते हैं डिया सोचने लगती है कि अगर मैं बाद में सेंटेंस से मिलने वाली हूँ बेहतर रहेगा कि मैं पहले जानकारी इकट्ठा कर लूँ। लाइब्रेरी के अंदर ऐसी जानकारी मिल जाती है जो इतनी आसानी से किसी को पता नहीं होती। फिर देखते हैं डिया ने डेजी से बुक मंगाई थी तो वो बुक का पूरा पहाड़ उठा लाई थी। डेजी कहती है आप इतनी जादुई किताबें पढ़ रही हैं, लगता है कि आपको फॉर्चून टेलर के बारे में पता चल गया है। डिया कहती किस बारे में? डेजी कहती है क्या आपने अफवाहों के बारे में नहीं सुना? फॉर्चून टेलर है जिसने की बताया था कि किसको कब प्यार मिलेगा और वो बात सच हो गई और एक क्लाइंट ने उससे नेकलेस खरीदा था और वो बीमारी से भी ठीक हो गया था। ये बहुत ज्यादा हैरानी की बात है ना, आपको भी दिलचस्पी आ रही होगी ना? डिया सोचने लगती है अगर फॉर्चून टेलर ने जो कहा है वो सच है तो मुझे कोई क्लू मिल सकता है, मैं उस कोरिया वाली जगह का पता लगा सकती हूँ और सर ताइकबे वापस जा सकते हैं। फिर देखते हैं वो लाइब्रेरी से जाते
हुए सोच रही थी मुझे सर ताइगबे से कहना चाहिए कि वो फॉर्चून टेलर से मिलने के लिए जाए। मैंने बटलर से पूछा था तो उन्होंने बताया कि सर ताइगबे इस वक्त बाहर गए हैं। वो बाहर आकर देखती है तो यहाँ पर कुछ ऐसा चल रहा था कि आइडन ट्रक के ऊपर चढ़ा हुआ था और ताइगजिन उसे नीचे उतार रहा था और कह रहा था कि छिपकली की तरह क्यों चिपक गए हो, मैंने तुमसे कहा ना तुम्हारे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है और उसमें गैस भी नहीं है जो तुम उसे चला भी नहीं पाओगे। किसी तरह से आइडन शांत हो जाता है क्योंकि ताइगजिन कहता है कि मैं तुम्हें ट्रक में रखा हुआ सामान दिखाऊंगा। फिर वो ट्रक में रखा हुआ फैन और बॉटल दिखाता है। उसके बाद वो ट्रक में कुछ ढूंढने लगता है और आइडन तो अपना खजाना पाकर चुपके से वहां से निकलने लगता है। देखते हैं कि ताइगजिन को एक सोजू की बॉटल मिल गई थी। वो बहुत खुश हो जाता है और डिया और आइडन दोनों सोचने लगते हैं कि इतना खुश क्यों हो रहा है। फिर डिया आकर ताइगजिन को बताती है दखल देने के लिए माफ कर दिएगा। उसके बाद वो सब कुछ उसे बता देती है। ताइगजिन कहता है कि मुझे ये फॉर्चून टेलर वाली चीजों पर भरोसा नहीं है। डिया कहती है लेकिन हमें कुछ तो ढूंढना होगा, क्या पता कोई क्लू मिल जाए आपके वापस जाने का। और आइडन को देखते हैं जो सोच रहा था अगर उसे वापस जाने का मौका मिल गया तो फिर नहीं, मैं इसकी इजाजत नहीं दे सकता। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं कि वो लोग फॉर्चून टेलर के टेंट के बाहर खड़े हुए थे। फॉर्चून टेलर ताइगजिन से कहता है मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, तुमसे एक अलग ऑरा महसूस हो रहा है। ताइगजिन तो बहुत शौक हो जाता है। वो फॉर्चून टेलर मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है। फिर वो एक पत्ता उठाकर कहता है तुम्हारे चेहरे को देखकर लगता है तुम बीमारी के बारे में बात करने वाले हो ना। नहीं नहीं, ऐसा लगता है कि ये सब तुम्हारे पैसे से रिलेटेड है। अरे मैं तो बस मजाक कर रहा था, ये सब कुछ तुम्हारे प्यार के स्ट्रगल के लिए है ना। ताइगजिन उसको फ्रॉड समझकर वहां से भागने लगता है। तभी वो फॉर्चून टेलर कहता है एक मिनट रुक जाओ, मेरी बात पर भरोसा करना, आज तुम किसी स्पेशल से मिलने वाले हो। ताइगजिन बाहर आकर जोर से चिल्लाने लगता है और कहता है मैं उस कैरेज में नहीं बैठूंगा, मेरी गर्दन में दर्द होने लगता है। डिया कहती है सर ताइगबे शायद से आपको मोशन सिकनेस होती है, आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए, मैंने बहुत सारे मशहूर फॉर्चून टेलर की लिस्ट बना कर रखी है। लेकिन आज फॉर्चून टेलर की किस्मत खराब थी कि उनके पीछे मौत टहल रही थी क्योंकि आइडन ने तय कर लिया था जो भी काम नहीं कराना उसे जेल में डाल दिया जाएगा। पीछे देखते इतने सारे फॉर्चून टेलर को पकड़ लिया जाता है और तभी ताइगजिन कहता है तुम लोग रुको, मैं स्मोक करके आता हूँ, तब तक तुम लोग साथ में मजे करो। और उसके जाने के बाद वहाँ पर सन्नाटा छा जाता है। फिर दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। फिर देखते हैं ताइगजिन स्मोक करता है, उसके बाद वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी कोई चीज उसका क्लोक पकड़ लेती है। वो पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर एक बहुत प्यारा सा डॉग बैठा हुआ था। उसे देखकर उसे बस फॉर्चून टेलर की याद आती है कि उसने क्या कहा था। दूसरी तरफ डिया और आइडन को देखते हैं, वहाँ पर तो सन्नाटा छाया हुआ था क्योंकि आइडन से शादी न करना पड़े इसलिए डिया भाग गई थी। लेकिन अब वही इंसान उसके बगल में खड़ा था इसलिए उसे बहुत ऑकवर्ड लग रहा था। वो सोचने लगती अब मुझे क्या करना चाहिए, इस चुप्पी को तोड़ने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। मैंने पहले कभी इसको नहीं देखा था लेकिन पास से देखकर पता चलता है कि ये तो बिल्कुल भी मॉन्स्टरस नहीं दिखता बल्कि ये तो। तभी आइडन कहता है क्या तुम्हें मुझसे कुछ कहना है। डिया कहती है सो हैंडसम। तभी उसे रियलाइज होता है उसने क्या कह दिया। वो दूर बैठे आदमी को देखकर कहती है मैंने कहा वो कितना गॉर्जियस दिख रहा है ना, एकदम मेरे टाइप का है। वो फिर से बात बदलते हुए कहती है कि दरअसल मुझे आपसे कुछ कहना था। फिर वो आइडन से माफी मांगने लगती है। आइडन कहता है क्या तुम उस बात के लिए माफी मांग रही हो जो तुमने मुझसे पहले बदतमीजी से बात करी थी। डिया कहती है कि नहीं, मैं आपसे इसलिए माफी मांग रही हूँ क्योंकि मैंने आपको बिना जाने आपको जज कर लिया था। कुछ दिनों से आपके साथ रहकर पता चला है कि रूमर्स से एकदम उल्टा आप तो एक बहुत अच्छे इंसान हैं। और वो सोचने लगती है जब मैंने इसके ऊपर उल्टी कर दी थी तब भी ये गुस्सा नहीं हुआ था। और वो कहती है कि मुझे लगा था कि मैंने आपको अनजाने में तकलीफ पहुंचा दी होगी इसलिए मैं आपसे माफी मांग रही थी। तभी आइडन कहता है कोई बात नहीं, वैसे भी मैं हमेशा अफवाहों से घिरा रहता हूँ इसलिए मुझे फर्क नहीं पड़ता। डिया कहती है कि हाँ, बटलर ने मुझे सारी सच्चाई बता दी थी और वो अफवाह कि आपने उस बटलर का सर काट दिया था जो कि आपकी फैमिली के पैसों को चुरा रहा था। आइडन कहता है कि वो बात सच थी। डिया ये सुनकर तो वहीं पर फ्रीज हो जाती है। वो उससे दूर जाकर खड़ी हो जाती है और कहती है दरअसल मुझे सर ताइगबे के लिए एक प्रेजेंट लेना था। तभी आइडन मुस्कुराने लगता और कहता है चलो ठीक है, मैं भी एक चुन लूंगा। फिर दूसरी तरफ ताइगजिन को देखते हैं जो डॉग को देखकर सोच रहा था इसके ऊपर इतनी चोटें क्यों हैं। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है। ताइगजिन कहता है क्या तुम इसके ओनर हो। वो आदमी कहता है कि हाँ, ये मुझसे छूटकर भाग गया था। ताइगजिन देखता है कि वो डॉग बहुत ज्यादा कांप रहा था और फिर वो उस आदमी से कहता है कि बताओ आखिर इसके कितने पैसे होंगे। वो आदमी कहता है 50 कॉपर। ताइगजिन कहता है अभी मेरे पास पैसे नहीं है लेकिन मेरे साथी यहीं कहीं होंगे, उनके पास पैसे हैं, मैं उनको फोन करके बुलाता हूँ। अरे हाँ, इस दुनिया में तो फोन काम ही नहीं करता। वो आदमी कहता अगर तुम इसे नहीं खरीदने वाले हो तो वापस करो। ताइगजिन कहता है मैंने कहा ना थोड़ा इंतजार करो,
करो मैं खरीदूंगा। वो आदमी ताइक जिन को मारने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन तभी उसे ताइक जिन के पीछे उसकी मौत नजर आती है। फिर सीधा नेक्स्ट सीन देखते वो आदमी ऐसे ही डॉग को छोड़कर वहाँ से भाग गया था। ताइक जिन कहता है तुम्हें कैसे पता चला मैं यहाँ पर हूँ? आइडन कहता है मेन लीड की स्टिंग से पता चल गया। तभी ताइक जिन कहता है कि चलो इस डॉग को डॉग हाउस में छोड़कर यहाँ से चलते हैं। डिया कहती है लेकिन सर ताइक जिन इसे तो बहुत ज्यादा चोट लग गया, क्या हम इसे अपने साथ नहीं ले जा सकते? लेकिन ताइक जिन उसे फिर से मना कर देता है। डिया उसे इमोशनल होकर देखने लगती है, डॉग भी उसे इमोशनल होकर देखने लगता है। उन लोगों की क्यूटनेस में फंस कर ताइक जिन उन लोगों की बात मान जाता है और दूर खड़े आइडन को देखते हैं जिसका सच में मेंशन था, उससे तो कोई पूछ ही नहीं रहा था। फिर नेक्स्ट सीन में मैथियस को देखते हैं जो चर्च आया था और किसी से कहता है काफी समय बाद मिले रोएमोआ। देखते हैं कि वो असल में सेंटेस थी जो कि मैथियस को ग्रीट करती है। मैथियस कहता है कि हम दोनों के बीच में आखिर फॉर्मेलिटीज की क्या जरूरत है। रेमुआ कहती है आखिरकार इतना बिजी इंसान यहाँ पर क्या कर रहा है। मैथियस कहता है कि मुझे सच बताना रेमुआ, तुम असल में गॉडेस से कांटेक्ट नहीं कर पा रही हो है ना? तभी रेमुआ जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है क्या तुम सच में सिर्फ इतनी सी बात पूछने के लिए यहाँ पर आए हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की? मैंने अपनी पूरी जिंदगी इस टेम्पल के अंदर गुजारी है, सिर्फ इंपीरियल पैलेस को बचाने के लिए मुझे सेंटेंस होने का बर्ताव करना पड़ा, आखिर किसके लिए? और तुम फर्स्ट प्रिंस हो इसीलिए तुम्हें वो सब कुछ मिला जो कि मैं चाहती थी। मैथियस कहता है कि ये सच नहीं है, मैं ये नहीं चाहता था, अगर मेरे हाथ में होता तो ये जगह मैं तुम्हें दे देता। रेमुआ कहती है कि तुम्हारी ये बात मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा दिलाती है। तभी दरवाजा खुलने की आवाज आती है। रेमुआ कहती है चले जाओ यहाँ से, प्रीस्ट आ चुके हैं। तभी वहाँ पर प्रीस्ट आते हैं और हमें पता चलता है इसका नाम कुछ और नहीं बल्कि हॉली मॉली है। आखिर ये किस तरह का नाम है? फिर नेक्स्ट सीन में डिया को देखते हैं जो बता रही थी कि मुझे इस विला में रुके हुए काफी समय बीत चुका है और तुम लोगों को सुकून मिल जाए इसलिए बता देती हूँ कि डॉग भी काफी हील हो चुका है। फिर देखते हैं वो लोग जब डॉग को पैलेस लाए थे तो डिया उसे खुद ट्रीट करने जा रही थी। ताइक जिन बड़बड़ाते हुए कहता है क्या तुम उसको खाना खिलाने वाली हो? क्या तुम उसको सुलाने वाली हो? मैंने कहा था ना उसे बाहर रोकना, उसे चोट लगी है लेकिन तुम अंदर ले आई। डिया कहती है वैसे मुझे ठीक नहीं लगता कि इससे सिर्फ डॉग बुलाया जाए, मुझे लगता है इसे कोई नाम देना चाहिए। और आइडन को देखते हैं जो खड़ा सोच रहा था आखिरकार मेरे विला में ये क्या चल रहा है। फिर डिया उसे क्यूट क्यूट नाम देने लगती है, लेकिन तभी ताइक जिन कहता है इसे टर्ट कहना ठीक रहेगा। आइडन कहता है मुझे लगता है कि इतनी गंदी चीज के लिए ये नाम बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। लेकिन तभी डॉग आकर आइडन के पैर पर कुछ ऐसा कर देता है और ये देखकर ताइक जिन जोर जोर से हंसने लगता है और ये सब देखकर डिया मुस्कुरा रही थी। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं वो गार्डन में थी और ताइक जिन को ढूंढ रही थी और सोचने लगती है कि मैं उन्हें गिफ्ट देना चाहती थी लेकिन वो टर्ट की देखभाल करने में बहुत बिजी हैं। वो फाउंटेन के पास आती है जहाँ पर ताइक जिन फाउंटेन से कपड़े धो रहा था। डिया कहती है आप फिर से कपड़े धो रहे हैं, मैंने आपसे कहा था ना कि मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। ताइक जिन कहता है कि नहीं मैं ये खुद कर सकता हूँ, वैसे ये बता तुम यहाँ पर क्यों आई हो? डिया उसे प्रेजेंट देते हुए कहती है आपको याद है जब मेरे फादर मुझे ढूंढते हुए आए थे, मुझे इस बात का डर था कहीं वो आपकी शर्ट को फाड़ ना दे, इसलिए मैंने आपके लिए एक नई शर्ट ढूंढी और ये बहुत अच्छी क्वालिटी की है। और देखते हैं कि डिया आखिरकार ताइक जिन के लिए कुछ ये लेकर आई थी, लेकिन ताइक जिन उसे कुछ कहता नहीं बल्कि उदास भरी मुस्कुराहट से उसे शुक्रिया बोलता है। डिया सोचने लगती है सिर्फ मुझे ही लग रहा है या फिर ये सच में उदास दिख रहे हैं। फिर आइडन को देखते जो उन दोनों को देख रहा था और देखते हैं वो अपने पास एक प्रेजेंट छुपाए हुआ था। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं रात हो रही थी और ताइक जिन बाहर बैठा हुआ था। तभी वहाँ पर आइडन आता है। देखते हैं ताइक जिन ड्रिंक पी रहा था और वो कहता है लिटिल ड्यूक क्या तुम ज्वाइन करना चाहोगे? फिर हम कुछ घंटे पहले देखते हैं जब डिया गिफ्ट देकर आई थी, तभी उसे आइडन नजर आता है जो कि इधर उधर घूमे जा रहा था। डिया सोचती है ये टर्ट की तरह घूम क्यों रहा है, जब उसे नंबर 2 जाना होता है तब वो ऐसे घूमता है। तभी आइडन आकर कहता बिल्कुल भी नहीं। डिया कहती है क्या मैंने कस कर कह दिया? आइडन कहता है कि मैं तुम्हारे चेहरे पर देख सकता हूँ, तुम एकदम खुली किताब की तरह हो। डिया कहती है तो बताइए आप इधर उधर घूम क्यों रहे थे? आइडन उसे प्रेजेंट के बारे में बताता है और कहता है कि मैंने कभी किसी को प्रेजेंट नहीं दिया है इसलिए मुझे काफी मुश्किल हो रही है। डिया कहती है कि आप ये कर सकते हैं और वो कहने वाली थी इससे पहले ही आइडन ने ये इमेजिन कर लिया था। वो आगे कहती है कि मुझे लगता है कि टर्ट की वजह से आप भूल गए होंगे,
सच कहूँ मुझे नहीं लगता सर ताइबे को मेरा प्रेजेंट अच्छा लगा है। उम्मीद करती हूँ कि आपका प्रेजेंट उन्हें अच्छा लगे। आर्डन कहता है तुम फिक्र मत करो, मैं उन्हें एसेसरी देने वाला हूँ जो तुम्हारे गिफ्ट के साथ अच्छी लगेगी। फिर प्रेजेंट टाइम देखते हैं। ताइकजिन कहता है तुम ड्रिंक तो कर लोगे। आर्डन कहता है कि डिया से तो बेहतर ही कर लूंगा, उसकी तरह टुन नहीं हो जाऊंगा। ताइकजिन उसे ड्रिंक देने लगता है और आर्डन अपने पास से शाही गिलास निकाल लेता है। ताइकजिन कहता है जब तुम्हारा सीनियर तुम्हें ड्रिंक दे तो ग्लास को दोनों हाथों से पकड़ा करो। फिर आर्डन ड्रिंक को पीता है और उसका चेहरा कुछ ऐसा बन जाता है। तभी आर्डन ताइकजिन को गिफ्ट देने लगता है। ताइकजिन कहता है अरे तुम भी गिफ्ट लाए हो, वैसे तुम लोग मुझे गिफ्ट देकर खुद को इतना परेशान क्यों कर रहे हो, मैं तो वैसे भी जाने वाला हूँ।